सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो जिसके 8 इशूज हैं और हर एक वीडियो में एक इशूज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और चलिए मेरे साथ एक रोमांचक कॉमिक्स के सफ़र पे। तो चलते हैं पहले अध्याय के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक हत्या से। क्रेम नाम का शख्स जो कि अपने आप को येलो हिल्स का बासिंदा बताता है और उस पर कोपिस ब्लेड से वार किया गया था। क्रेम रॉक फार्म पहुंचा था और वहां खाने के लिए और रहने के लिए स्थान की विनती करता है, जो कि उसे रूथी के पिता उसे खाने और रहने का स्थान देते हैं। फिर अगली सुबह जब क्रेम उठता है और रूथी के पिता और क्रेम के बीच नए राजा के विषय में लेकर बहस हो जाती है। और ये बहस तब खत्म हुई जब क्रेम ने अपने हथियार को उसके बंधनों से आज़ाद कर दिया और रूथी के पिता निहत्थे थे। रूथी के पिता नहीं रहे, पर क्रेम ने अपनी स्वॉर्ड रूथी के पिता के मृत शरीर में ही छोड़ दी, जिसे काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया था। पर जब रूथी अपने पिता के पास पहुंची तो ब्लेड को देखती है कि ब्लेड छाती के इतना अंदर नहीं उतारा गया कि उसे हत्या हटाया न जा सके। हत्या करते वक्त आखिर वो क्या था जिसने क्रेम को रोका था हथियार निकालने से। रूथी रूथी क्रेम को ढूंढ लेती है और रूथी क्रेम से पूछना चाहती है। उसके सवाल उसकी जुबान पे ही थे। उतनी देर में ही सुपर गर्ल ने एक ही वार से क्रेम को नीचे गिरा दिया और वहीं अपने जीवन का साथ छोड़ देता है। फिर ये सिर्फ एक रहस्य बन जाता है आज तक, आखिर क्रेम ने उसका पिता को मारा क्यों और उसने अपनी ब्लेड वहीं क्यों छोड़ी। पर रूथी का क्रेम को ढूंढने का सफर और सुपर गर्ल से रूथी की मुलाकात का रोमांचक सफर के बारे में जानते हैं। रूथी के पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद रूथी के 6 भाई होते हैं, जो कि सभी उससे बड़े होते हैं। वो सभी आज की दावत में एक दूसरे के ऊपर पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं। सबकी अपनी खुद की योजना होती है, लेकिन रूथी कहती है कि मेरे काफ़ी दिन बीत चुके हैं अपने ही मिट्टी के महल में झगड़ते हुए, और मैं जानती हूँ कि क्या दिखावा है और क्या नहीं। ये एक तरह की धमकी थी रूथी की तरफ से, पर कोई आवाज़ उठाता उससे पहले से ही सब परिणाम जानते थे। फिर रूथी कहती है क्रेम येलो हिल से ही भेजा गया था, जो कि राजा का दूत होगा, हमें परखने के लिए कि कहाँ के लोग राजा को प्यार करते हैं, और जैसे हमारे पिता उपयुक्त रूप से प्रदर्शित किया है कि राजा के दूत को नाराज करना उन्हें कब्र की तरफ ले गया। उसी रात दावत के बाद चांदनी रात में महल के बाहर रूथी से कहती हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ चांदनी के बीच तुम कहाँ जा रही हो रूथी मेरी जान। फिर रूथी कहती है, मुझे आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी माँ। मुझे आशा है कि मेरे पिता की मृत्यु के कारण आपको बुरे सपने नहीं आ रहे हैं। रूथी की माँ कहती है, आप लहू की आशा में पूरी दुनिया में खोज करने के लिए छोटे बच्चे हो सकता है कि आप अपने भाइयों की बात सुननी चाहिए और बैठना चाहिए और आने वाले सुधारों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। रूथी कहती है, अगर मैं बैठने जाती हूँ और असंभव होने वाली चीज का प्रतीक्षा करूं तो मैं बैठकर इंतजार करूं कि पिताजी उस मिट्टी से फिर उठेंगे, मुझे एक बार फिर से पकड़ लेंगे, और जिसका मैं इंतजार नहीं करने वाली हूँ। रूथी की माँ कहती है, ठीक है, अपने स्वर्ग पिता का पर्वत ले लो। पर रूथी नहीं रुकती है और उसकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। रूथी, जो कि अभी तक अपनी सीमाओं के बाहर कभी नहीं गई थी, उसके भीतर क्रोध था क्रेम को रूथी के पिता को मारने की अनुमति देने वाले के लिए, और अपने आप पर गुस्सा था जो अभी तक उस शख्स को अपने घुटनों पर नहीं ला पाई थी। घर से दूर कहीं एक बार में एक आदमी से मिलती है जिसका नाम बाउंटी होता है, और वो उससे कहता है, तो आपने मैदानों के उस पार एक किंग्स एजेंट को यहाँ से लेकर वेल टावर तक ट्रैक किया है। आपको उन शक्तिशाली बाड़ों पर किसी को ले जाना है और गरीब बैल को मारने में आपकी मदद करने की आवश्यकता है, भले ही यह संभव हो, सस्ता नहीं होगा। फिर रूथी बोलती है, यह देखें, यदि आप इस तलवार की जांच करते हैं या उच्च गुणवत्ता और लायक मिलेगी। इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सस्ते हो। मैं आपके पास आई हूँ श्रीमान, क्योंकि लोग मुझे बताते हैं कि आप शहर की दीवारों के अंदर सबसे क्रूर हैं और मुझे एक निर्दयी आदमी की जरूरत है। जैसे कि मैंने यात्रा की है, कई अच्छा तरह से अभ्यास करने वाले सौदागरों ने मुझे इसके लिए आकाश की पेशकश की है, लेकिन मुझे आकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ब्लेड तब तुम्हें प्रदान की जाएगी जब तुम पीली पहाड़ियों के क्रेम की मृत्यु के गवाह बनोगे, चाहे वह आपकी संतुष्टि के लिए हो या ना हो। मैं उत्तर की सराहना करूंगी। हर उस पल के लिए जो क्रेम के ऊपर की हवा में सांस लेता है, मुझे दर्द होता है, एक घाव की तरह जो ठीक नहीं होगा। फिर बाउंटी कहता है कि यह सहमत है, लेकिन बिल्कुल आपकी शर्तों पर नहीं। बच्चे, मैं हथियार लूंगा, यह काफ़ी प्यारा है, और मैं तुम्हारे आदमी को अपने शब्दों पे प्राप्त करूंगा। आप घर लौटेंगे और तलवार ले लेता है। फिर रूथी कहती है, यदि आप मेरी तलवार लौटाते हैं तो मैं आपको समझाऊंगी
कि मेरे प्रस्ताव की विशिष्टताओं की आवश्यकता क्या है और समझौता पूरी तरह से अव्यावहारिक क्यों है। आपके बोलने से मुझे लगता है कि आप मैदानी इलाके के एक युवा के लिए अच्छी तरह से शिक्षित हैं, लेकिन मैं आपको एक अतिरिक्त बल्कि महत्वपूर्ण सबक देता हूँ जो शायद आप शिक्षकों ने नहीं सिखाया है। कृपया करीब सुने। और फिर रुधि उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसके जवाब में बाउंटी रुधि को थप्पड़ मारता है और रुधि जमीन में जा गिरती है। वहीं दूर एक टेबल पर एक लड़की बैठी होती है और कहती है, रुको रुको, और तलवार पकड़ लेती है। और फिर गुर्राते हुए बाउंटी बोलता है, क्या मुझे जानकारी नहीं है? क्या आज गुस्सैल महिलाओं का त्यौहार है? अपना हाथ हटाओ या तुम्हारी उंगलियां काटूं। फिर टेबल पर बैठी लड़की कहती है, क्या नहीं, बस एक सेकंड के लिए रुके। देखो, मैं तलवार ले रही हूँ और इसे वापस दे दूंगी उस लड़की को, और तुम बस चले जाओ, ठीक है? और हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। फिर बाउंटी कहता है गुस्से में फिर बाउंटी कहता है गुस्से में, मेरे पास मूर्खता के लिए समय नहीं है और ना ही धैर्य। यदि तुम्हारे पास कोई भगवान है तो उनको याद कर लो, क्यों कुछ देर बाद आमने सामने मुलाकात होने वाली है। जिस पर टेबल पर बैठी लड़की कहती है, पागल मत बनो, अब मैं 21 साल की हूँ, जिसका मतलब ये ठीक है और सच्चाई और न्याय ही अमेरिकी रास्ता है। फिर बाउंटी अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारी वार्निंग मिल चुकी है और मुझे अब तुम्हारा खून चाहिए। पर टेबल पर बैठी लड़की और कोई नहीं, सुपर गर्ल होती है। और फिर सुपर गर्ल अपनी मदिरा की बोतल उठाती हुए कहती है, तुम अभी भी ये कर रहे हो? और फिर सुपर के एक हाथ में मदिरा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर कहती है, नहीं नहीं, बस इसे वेस्ट नहीं करना चाहती तुम्हारी वजह से, क्योंकि अब मेरे पास और कॉइन नहीं है और आज मैं चोरी नहीं करूँगी क्योंकि ये गलत है और आज मेरा बर्थडे है और ये तो मैं डिज़र्व करती हूँ। फिर सुपर गर्ल एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है, जिसको वो आदमी देखकर कहता है, ये पागलपन है। सुपर गर्ल पूरी मदिरा ख़त्म करने के बाद कहती है, ठीक है, ये हो गया, अब तुम आ सकते हो, पर तुम्हें ये दर्द ही देने वाला है। और फिर सुपर गर्ल शराब की बोतल उठा के उसके मुंह पे मार देती है और उसका मुंह खून से भर जाता है। पर वो और उसी बोतल से सुपर गर्ल के हाथ में भी चोट लग जाती है। फिर अपने हाथों को देखकर सुपर गर्ल बोलती है, मुझे भी चोट लगनी है। फिर बाउंटी उसे अपनी तलवार से हमला करते हुए बोलता है, ये तुम्हारे दर्द की बस शुरुआत है। और सुपर गर्ल नीचे झुकते हुए उस हमले से बचकर बाउंटी को टेबल पे दे मारती है और टेबल टूट जाती है। सुपर गर्ल दोनों तलवार छीन के उस आदमी को हरा देती है। अगली सुबह सुपर गर्ल हैंगओवर में उठती है और वहीं पर रुधि भी उसी के साथ होती है और रुधि सुपर गर्ल को कहती है, आप अक्सर इस बारे में बोलते हैं, खासकर जब आपकी पीड़ा तीव्र हो जाती है या तुम्हारा पति है। सुपर गर्ल बोलती है, मैं उल्टी करने जा रही हूँ, सॉरी। फिर रुधि कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो भी आपने खाया पिया था आपने उसका शुद्धिकरण कर लिया है। फिर रुधि एक लकड़ी की बाल्टी उठा के सुपर गर्ल की तरफ दे देती है और फिर सुपर गर्ल उसमें उल्टी कर देती है। रुधि सुपर गर्ल के कपड़े देखते हुए कहती है, हालांकि मैं 6 भाइयों की कंपनी में पली बढ़ी हूँ, पर आपने अंडरगारमेंट्स कपड़ों के ऊपर पहना है। हालांकि मैं मानती हूँ कि आपका रंग और आभूषण निश्चित रूप से यूनिक है और यहाँ मैंने फर्श भी काफ़ी साफ कर दिया है। फिर सुपर गर्ल रुधि को बीच में ही रोकते हुए कहती है, रुको, तुम कौन हो? जिसका जवाब रुधि देती है, मैं रुधि नॉल हूँ और मैं आपके कौशल और बहादुरी की गवाह हूँ। मैं आपको येलो हिल्स के क्रैम को मारने के लिए किराए पर लेना चाहती हूँ। धोखेबाज राजा का एजेंट जिसने मेरे पिता को मार डाला और उन्हें गंदगी में छोड़ दिया, क्या इसमें आपकी रुचि है? सुपर गर्ल और रुधि को एक दूसरे की तरफ देखती हैं और सुपर गर्ल उल्टी करने लगती है, जिसे देखकर रुधि कहती है, आप अपना समय ले लें, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। फिर समुंदर के पास सुपर गर्ल नाव के ऊपर क्रिप्टो के साथ बैठती हैं और सुपर गर्ल को जाते हुए देख रुधि कहती है, शायद तुम्हें हथियार की कीमत नहीं समझती, हालांकि मुझे आशा है इसे बेचकर इनाम प्राप्त करने में पर्याप्त होगी। सुपर गर्ल कहती है, मुझे यकीन है कि यह बहुत अच्छी है, मैं जहाँ से हूँ मुझे तलवार की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। रुधि फिर से तलवार आगे करते हुए कहती है, हर किसी को एक तलवार चाहिए। एक बार मेरे बूढ़े आत्मा पिता को 6 पैरों वाले मोनोग्राफ द्वारा हमला करते देखा। यदि उनके पास तलवार ना होती तो उनका जीवन अधिक समय तक ना होता। सुपर गर्ल नाव पर बैठ जाती है और रुधि को बिना देखते हुए कहती है, स्वीटी, तुम बहुत प्रेरक हो, मुझे यकीन है, लेकिन आपको किसी और पर काम करना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ। आज मेरा जन्मदिन था, मैं बस रेड सैंड पर थी और मैं यहाँ पीने के लिए आई थी और अब मैं घर जा रही हूँ। लोगों को वहाँ ज़रूरत है मेरी और मैं एक शिकारी नहीं हूँ। फिर सुपर गर्ल नाव को आगे बढ़ाते हुए रुधि को गुड बाय करते हुए समझाती है, लोगों को नहीं मारते हैं, यह बुरा है, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। रुधि वहीं खड़ी सोचती है, अगर मैंने उसे जाने दिया तो हमारा जीवन दूसरों के लिए थोड़ा विचार किए बिना अपने अलग और अनोखे रास्तों पर चला जाएगा।
सुपर गर्ल निसंदेह अपने विलक्षण कारनामों में वापस आ गई होगी। ज़रूरतमंदों की रक्षा करते हुए वह अपने स्वयं को अर्जित मूल्य पर खरा उतारती है। और अगर मैं येलो हिल्स के भयानक क्राइम के लिए अपना शिकार जारी रखती हूँ, तो अंत में का सामना करती हूँ, जहाँ मेरे बाद के अनुभव के आधार पर मैं शर्त लगाती हूँ कि उसने मेरी जान लेनी है और मेरे गिरे हुए शरीर को बड़े ही आनंद से नोच खाएगा। फिर रूथी समुद्र में कूद जाती है और सुपरगर्ल के पीछे जाती है। रूथी के समुद्र में छलांग लगाते ही उसकी त्वचा को जेवडून्स नाम की मछलियां सूंघने लगती हैं, पर ये मछलियां किनारे पर आने से डरती हैं। रूथी काफी तेज तैरती है तो उनका भोजन बनने से बच जाती है। उससे भी ज्यादा कठिनाई भरा काम क्रैम की भारी तलवार, जो कि रूथी के बेल्ट में बंधी हुई थी, जो उसे समुद्र में पीछे खींच रही थी। कई मौकों पर हथियार छोड़ने का दिल करा, लेकिन हर बार रूथी खुद को याद दिलाने में कामयाब रही कि इसमें मेरे पिता का आखिरी खून था और समुद्र तल इसकी मंजिल नहीं है। और काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार रूथी किनारे पे पहुंचती है और उसको वहां पर सुपरगर्ल की बोट नजर आती है। रूथी के पैरों में जलन होने लगती है और काफ़ी खरोंचें भी आ जाती हैं। फिर भी रूथी आगे बढ़ती है सुपरगर्ल की तलाश में, और उसे लगता है कि शायद सुपरगर्ल ने उसे आते हुए सुना होगा। लेकिन कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे एक बड़ा विशाल स्पेसशिप खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। रूथी स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ती है और वहां से क्रिप्टो और सुपरगर्ल को उतरते हुए देखती है। सुपरगर्ल रूथी को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही ऑटो लॉन्च शुरू कर दिया है। तुमको दूर जाना चाहिए, वरना तुमको वास्तव में चोट लग सकती है। रूथी सुपरगर्ल की बातों पर ध्यान नहीं देती है तो सुपरगर्ल फिर से कहती है, रूथी क्या तुम सुन रही हो? लॉन्चिंग शुरू हो गई है। पर रूथी स्पेसशिप को देखती रहती है और फिर सुपरगर्ल एक बार रूथी बुलाती है तो रूथी का ध्यान सुपरगर्ल की तरफ जाता है और कहती है, मुझे माफ़ करिएगा, मैं उस मशीन से हैरान हूँ जिससे आप अभी अभी अपने अंडरवियर में फिर से पहने हुए निकले हैं। सुपरगर्ल रूथी को समझाते हुए कहती है, मैं इस जगह से नहीं हूँ और ये मशीन एक घोड़े की तरह है जिसकी मैं सवारी करती हूँ, और अब ये मुझे घर ले जाएगा। या वही है जो मैं वहाँ पहनती हूँ, और तुम्हें छोड़ना होगा क्योंकि घोड़ा जाने के लिए तैयार है। तुम्हें और जब यह अंत में जाता है तो यह लात मारता है, और मैं नहीं चाहती कि आप इससे लात मार खाएं। फिर सुपरगर्ल स्पेस से उतरकर घुटनों पर बैठकर रूथी को कंधे पर हाथ रखते उसे सराहना देते हुए कहती है, रूथी मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाना होगा और तुम्हें भी। जो रूथी सुनकर काफ़ी निराश हो जाती है और एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर कहती है, मेरा नाम रूथी नॉल है। मैं येलो हिल्स के क्रैम को मारने के लिए आपको किराए पर लेना चाहती हूँ। धोखेबाज राजा का एजेंट जिसने मेरे पिता को मार डाला और उसे गंदगी में छोड़ दिया। क्या ऐसी व्यवस्था में आपकी रुचि है? जिसे सुपरगर्ल फिल्म मना करते हुए कहती है, आप बहुत अच्छी लड़की लगती हैं, लेकिन के साथ जाकर किसी को मार नहीं सकती। आप मेरे बारे में यह नहीं जानती, लेकिन मेरे पास एक नौकरी है, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम, जिसे करने के लिए मुझे घर वापस जाने की ज़रूरत है। और उस काम का पहला नियम बस यही होता है, लोगों को मत मारो। देखिए, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, यह कठिन है किसी को खो देना, लेकिन आपको देखना होगा न्याय के लिए, ना कि प्रतिशोध के लिए। तुम्हें पता है, यह मेरी माँ की तरह है। उदास जीवन करुणा के बारे में है, क्रोध के बारे में नहीं। रूथी गुस्से में आते हुए कहती है, आप समझती हो? फिर चिल्लाते हुए कहती हो, आप एक शापित चीज़ नहीं समझते हो। मैंने किसी को नहीं खोया, मैंने अपने धन्य पिता को खोया जो मेरा दिल था। उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगी, मेरे शादी के दिन या किसी और दिन पर नहीं। वह चले गए। रूथी की आंख में आंसू आ जाते हैं और कहती है, करुणा और रोज की वह सब उड़ती हुई बातें, यदि आप जमीन पर रह रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको पत्थर की तरह खड़ा होना होगा। सुपरगर्ल यह सुनने के बाद कहती है, मैं अपनी दुनिया खो चुकी हूँ। पर रूथी को तब सुपरगर्ल का इतिहास नहीं पता था। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जिस ग्रह पर पली बड़ी है वह सब धूल में मिल गया है। सुपरगर्ल की आंख में आंसू आ जाते हैं और कहती है, मुझे नहीं पता था कि उसने कुछ पाने के लिए सब कुछ खो दिया था। मैं अपने जन्मदिन पर यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे हमेशा उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। उतना ही देर में एक तीर कहीं से आकर सुपरगर्ल के सीने में लगता है और रूथी यह देखकर हैरान हो जाती है। और वहीं दूर पे बाउंटी खड़ा होता है जिसे सुपरगर्ल ने बार में मारा था। बाउंटी जो कि एक आदमी के साथ खड़ा होता है जो कि क्रैम होता है, और क्रैम ने ही तीर चलाई थी। बाउंटी क्रैम से कहता है, एक बढ़िया शॉट। फिर क्रैम रूथी से कहता है, बाउंटी मुझे बताता है कि मुझे मारने के लिए लोगों को काम पर रख रही हो लड़की। तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए मुझे बाउंटी को अच्छे पैसे देने होंगे। फिर क्रिप्टो बाउंटी और क्रैम की तरफ देखकर गुर्राने लगता है और उनकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। वहीं जमीन पर गिरी सुपरगर्ल क्रिप्टो को रोकने की कोशिश करती है, पर क्रिप्टो नहीं रुकता। पर क्रिप्टो को नहीं पता कि वह लाल सूरज के नीचे है। वह बस एक बुरे आदमी को काटने की कोशिश कर रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुर उसे नुकसान पहुंचाएगा।
क्रेम क्रिप्टो को तीर मारता है जो कि सीधे उसके गले पे जा लगती है। सुपरगर्ल ये देखकर बहुत तेज क्रिप्टो चिल्लाती है। क्रेम बाउंटी से कहता है, मैंने सोचा कि मैंने उसे पहले शॉट पर लगाया था। और फिर सुपरगर्ल उठती उठती है, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और क्रेम सुपरगर्ल की तरफ लगातार तीर चलाता है। सुपरगर्ल गुस्से में आगे बढ़ती है, वह चलती रहती है और क्रेम सुपरगर्ल की स्पेसशिप की तरफ देखते हुए बाउंटी से कहता है, क्या लगता है आपको इसके उपकरण की कीमत का कोई अंदाजा है? सोल द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसके शरीर पर हमें सिक्के मिले। फिर सुपरगर्ल कहती है, क्या तुम जानते भी नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ सुपरगर्ल। और एक हाथ से बाउंटी की तलवार पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है तलवार और तीर मेरा कुछ कर सकते हैं? सुपरगर्ल बाउंटी की तलवार छीन के उसे मार देती है और ये देखकर क्रेम बहुत डर जाता है। पर उसी समय रूदी अभी यूएस था और कोमल प्रतिष्ठा के कारण युद्धों के लिए उतना तैयार नहीं थी। मैदान पर चोर लुटेरे तो रूदी ने अपने पिता और भाइयों को कई बहादुरी से हराते हुए कई बार देखा है। जब दो आदमी लड़ते हैं तो उनमें से केवल एक ही अपनी जिंदगी के साथ लौटता है। लेकिन उस दिन सुपरगर्ल को क्रेम सामना करते देख कहती है, मैंने किसी को भी मौत से इतना बेखौफ नहीं देखा। सुपरगर्ल से ज्यादा ताकतवर नहीं देखा था रूदी ने इससे पहले। इसी वजह से क्रेम के वहां भागने से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि वह दर्द से तड़प रही थी। मुझे लगता है अगर क्रिप्टो उस समय कराह नहीं रहा होता तो सुपरगर्ल क्रेम का पीछा किया होता। पर रूदी खुद क्रेम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रूदी इसमें नाकामयाब होती है और क्रेम रूदी को लात मारकर स्पेसशिप में चला जाता है। पर क्रेम तो बस एक छुपने का स्थान ढूंढ रहा था दोबारा तीर चलाने के लिए, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप में जाता है। पर उसे कहाँ पता था कि स्पेसशिप पहले से ही उड़ान भरने के लिए तैयार थी और येलो व्हेल्स का क्रेम पुरुषों, महिलाओं और कुत्तों का हत्यारा रूथी के चुंगल से